हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू कौन से टॉपिक से रहेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटीज से। कई बार एक आधा क्या मतलब मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी क्योंकि एग्जाम का टाइम कम रह गया है। हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है और अब अपना रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दें, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज। टॉपिक का नाम क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज। यानी कि लर्निंग का मतलब क्या होता है? अधिगम। अधिगम। और इसका डिसेबिलिटीज का मतलब क्या होता है? अक्षमता। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम किसने दिया था? सैमुअल क्रिक ने दिया था। सैमुअल क्रिक ने 1963 में सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और ये कई तरह की डिसेबिलिटीज होती है, जैसे कि किससे रिलेटेड हो सकती हैं? बोलने से, वाक से रिलेटेड हो सकती है, भाषा से रिलेटेड हो सकती हैं, लिखने से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, वाचन पढ़ने से रिलेटेड हो सकती हैं, गणित से रिलेटेड हो सकती हैं। यानी कि बच्चे के अंदर वो एबिलिटीज होती हैं जिससे इनको सही तरीके से बोल, लिख और पढ़ या गणित की कैलकुलेशन कर पाए। वो एबिलिटीज ना होना, यानी कि होने अगर हैं तो इसका मतलब उसके अंदर डिसेबिलिटीज है ही नहीं, फिर तो वो एबल है। अब बच्चा एबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो डिसेबल है। क्या करने में? यानी कि या तो वो लिख नहीं पाता ढंग से, उसका आंख का और उसका हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, या उसको वो जब उसको बोला जाए 6 लिखो और वो लिख देता है D। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो डिसेबिलिटीज है, या वो जैसे पढ़ना है पुट और इसको पढ़ देता है बट, तो इसका मतलब उसको पठन से लेकर उसको समस्या है। या वो मैथ की कैलकुलेशन को करना ऐसे होता है 2 3 4 6 9 9 2, और कैसे ऐड करेंगे इसको? हम यहां से ऐड करेंगे, ठीक है इस तरीके से ऐड करेंगे। लेकिन वो क्या करता है? वो पहले इसको ऐड करता है, यानी कि दाएं की जगह बाएं तरफ से उसको ऐड करना स्टार्ट कर देना, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देना, या उसको मैथ के ये साइन ही ना पता हो कि इनका मतलब क्या है, वो इस तरीके से समझ ही ना पाता हो, तो इसका मतलब उसको क्या है? डिसकैलकुलिया है। पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत है तो उसको क्या है? डिसलेक्सिया है। लिखने से, देखो डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटीज है। मैथ से रिलेटेड डिसेबिलिटीज है तो इसका मतलब डिसकैलकुलिया है। और लिखने से संबंधित है तो इसका मतलब डिसग्राफिया है। बोलने से है दिक्कत तो उसको अफेजिया है। और सही तरीके से वो चित्रकारी नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता है तो उसको अप्रेक्सिया हो। ठीक है, और भाषण से संबंधित है तो उसको क्या बोल देंगे? अफेजिया है। इस तरीके से मतलब बोल नहीं पाता है, सब तरीके से क्लियरिटी ना हो। ये मैंने एक एक डिसेबिलिटीज की एक वीडियो और बना रखी है, आप उसके अंदर जाकर उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करवाऊंगी? सिर्फ एमसीक्यू करवाऊंगी। फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक पेज और लेकर आई थी। यहाँ पर मोटा मोटा लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है डिसलेक्सिया शब्द को सबसे पहले 1881 में बरखान ने दिया था। ठीक है, लेकिन जो थे रुडोल्फ बर्लिन, इन्होंने इस डिसलेक्सिया को नाम दिया था। मतलब बरखान ने तो क्या की थी? इसको पहचाना था। जिसको पढ़ने से रिलेटेड कोई समस्या है, डिसेबिलिटीज है, उसको सबसे पहले किसने पहचाना था? ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना था। दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। किसने पहचाना था? ओसवाल्ड बरखान ने 1881 में, क्योंकि ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले आई। रुडोल्फ बर्लिन ने इसको नाम दिया था डिसलेक्सिया। फिर आता है डिस्प्रेक्सिया, लेखन और चित्रांकन, यानी कि लिखने से और चित्र बनाने से संबंधित कोई समस्या है तो उसको क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं डिस्प्रेक्सिया।
काल्पनिक स्थिति यानी कि कल्पना नहीं कर पाता। अब बहुत सारी चीजें मैथ है या कोई मतलब काफी कैलकुलेशंस हम जो करते हैं उसमें हम कुछ कल्पनाएं भी करते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं। साइंस पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी हमने कुछ इमेजिन करना था। अब हम क्या ग्रह को देख सकते हैं, हम क्या अर्थ को देख सकते हैं, क्या सन को देख सकते हैं? हम सब चीजों को जो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ कल्पनाएं करते हैं। और जिसको ये कल्पनाएं ना कर पाता है तो इसका मतलब उसको कौन सी डिसेबिलिटीज है, डिस्टोपिया है। मैथ की कैलकुलेशन नहीं कर पाता तो इसका मतलब डिसकैलकुलिया है। एक ये अवधान संबंधी समस्या होती है, यानी कि ध्यान नहीं लगा पाता, अटेंशन नहीं लगा पाता। अब टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, बच्चे का ध्यान कहीं खेलने में गया हुआ है, इसका मतलब जहां जो चीज समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, उस समय वो आपका अपना ध्यान नहीं लगा पाता, उसका बार बार ध्यान किसी दूसरी डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन, ये फुल फॉर्म पूछी हुई है किसी एग्जाम में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके बाद आती है एलेक्सिया। एलेक्सिया का मतलब क्या होता है, पढ़ने से संबंधित समस्या है, पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना। हाइपरलेक्सिया क्या है, बड़े बड़े शब्द और वाक्य। अब शब्द पढ़ रहा है तब उसको पता नहीं होता कि मतलब ये इतना शब्द पढ़कर रुकना होता है, या वाक्य पढ़ रहा होता है तो वो शब्दों की तरह पढ़ जाता है। यानी कि शब्द और वाक्यों में अवबोध न कर पाना, उनमें उनको समझ ना होना, उसको क्या कहते हैं, हाइपरलेक्सिया। देखो याद करवाऊं तो ये तो क्या थी, ये वाली थी पढ़ने से संबंधित, पिछले पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लेकर आई, उसको तो क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, एक यहां पर लिख देती हूं मैं, डिसलेक्सिया, लेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, तीनों में डिफरेंस देखो। डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि पठन संबंधित विकृति, पढ़ नहीं पाता, वो बट को तब पढ़ देता है, या वो पुट को वट पढ़ देता है, ठीक है, उसको तो कहते हैं डिसलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी या पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना, यानी कि बाद में, पहले उसको आता था किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, बाद में उसको लोप हो गया तो उसको कहते हैं एलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया यानी कि शब्द भी बड़ा है तो इसका मतलब इसमें किसका यूज होता है, वाक्यों का अवबोध न होना। देखो कुछ किसी भी तरीके से लॉजिक लगाकर आपको ये समझनी ही पड़ेगी। एग्रेफिया, एग्रेफिया का मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप से लिखावट, यानी कि मात्राएं गलत लगा देना, इसका मतलब क्या है, एग्रेफिया है। लेक्सिकल, लेक्सिकल क्या होता है, गणित का जो ये साइन होते हैं इनके बारे में वो ना आइडिया लगा पाता है, इसको कहते हैं गणित संकेत, नंबर को पढ़ने और समझने में जो कठिनाई होती है उसको कहते हैं लेक्सिकल। अफेजिया, फेज मतलब बोल नहीं पाता है वो, ठीक है, उसको बोल हकलाना, तुतलाना, ऐसी जो समस्याएं होती है, भाषाघात होता है, उसको अफेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया, डिस्पेजिया क्या होता है, जन्म से नहीं होती है, जन्म से नहीं होकर बाद में किसी चोट या मानसिक विकृति के कारण विचार व्यक्त नहीं कर पाना, यानी कि पहले वो सही से बोलता था लेकिन कोई उसको चोट लग गई, कोई शारीरिक मानसिक बीमारी आ गई उसके अंदर, उसकी वजह से वो सही ढंग से नहीं बोल पाता। इसका मतलब जो अफेजिया, अफेजिया का मतलब बोल पाना, ठीक है, और उसका क्या हो गया, डिस हो गया, यानी कि वो बाद में कुछ गड़बड़ हुई है। फिर आता है प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्धावस्था जैसे लक्षण देना, ये भी एक तरह की क्या है, बच्चे के अंदर कुछ लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत खुद के बारे में बहुत ही सुंदर बताना या खुद को बहुत ही सुगला बताना, यानी कि खुद को बहुत सुंदर बताना या बहुत ही मतलब खुद हमेशा अपने आप को शीशे में देखते रहना, खुद को सुंदर बताना या गंदा बताना, ऐसी इस तरह का जो तनाव आ जाए उसको क्या कहते हैं, डिसमॉर्फिया, उसको क्या कहते हैं, डिसमॉर्फिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो साथ दूंगी क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित हैं उनके लिए अधिगम अक्षम, यानी कि यह शब्द सबसे पहले किसने दिया, ये सब सबसे पहले 1963 में किसने दिया था, सैमुअल क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, सैमुअल क्रिक ने यह शब्द सबसे पहले दिया था। अधिगम अक्षम का मतलब ये होता है कि बच्चे को बोलने से संबंधित, भाषा से संबंधित, लिखने से मैथ मतलब गणित से संबंधित कोई भी दिक्कतें आती हैं, वो एबल नहीं है, अक्षम है, उसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमताएं, ठीक है। उसके अंदर डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, ऐसी ये होती है, डिसेबिलिटीज होती हैं। और सबसे पहले किसने दिया था, सैमुअल क्रिक ने। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा हमारा ए, क्रिक का पूरा नाम है सैमुअल क्रिक, और कब दिया था ये, 1963 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिसलेक्सिया, अभी बताया था मैंने डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया ऐसा होता है कि जिसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता, पढ़ने की जो अक्षमता होती है, डिसेबिलिटीज होती है, उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया शब्द का सबसे पहले मतलब किसने खोजा था, तब आएगा बरखान। किसने खोजा था, बरखान ने। कब खोजा था, 1881 में, ठीक है। और फिर कौन थे, फिर उसके बाद कौन थे वो, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ था, कहाँ गया साफ, ये रहा, बरखान ने 1881 में इसको पहचाना था। और रुडोल्फ बर्लिन ने, किसने, रुडोल्फ बर्लिन, ये वाला था शायद, ठीक है, बरखान। और रुडोल्फ बर्लिन ने कब, 1887 में इसको क्या दिया था, नाम दिया था। यानी कि खोजा तो किसने था, ये भी कोई दिक्कत है, ये भी कोई डिसेबिलिटीज है, वो तो बरखान ने 81 में इसको खोज लिया था। रुडोल्फ बर्लिन ने इसका नाम दिया था पढ़ने से संबंधित। अब पढ़ना कैसे, पढ़ना ऐसे, अभी एग्जाम्पल दिया था, बट को वो टब पढ़ जाए या वो बट को पुट पढ़ जाए, ऐसी कोई समस्याएं होती है, ठीक है। 61 को वो 16 पढ़ जाए, अब 61 लिखा हुआ है और उसको उल्टा पढ़ रहा है वो 16, इसका मतलब उसको क्या है, उसको पढ़ने से रिलेटेड डिसेबिलिटीज है। और देखो एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी तो क्या होती है, हमारे अंदर गुण है, और डिसेबिलिटी क्या होता है, हमारे अंदर वो गुण नहीं होना, यानी कि पठन से लेकर अक्षमता है, और उसको उसमें इंग्लिश में क्या कहेंगे, अक्षमता को, डिसेबिलिटीज। और ये कौन सी समस्या है, ये है डिसलेक्सिया। एक तरह की समस्याएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, यानी कि वो क्या नहीं कर पाती, वो लिख नहीं पाती। पिछला क्या था, पढ़ ना पाना, अब की बार क्या है, लिख ना पाना। वह बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, यानी कि जैसे कि ए ऐसे लिखते हैं और ए ऐसे लिखते हैं, अब वो लिखते लिखते ऐसे लिखती है, जैसे कि उसने लिखा टैप, टी को बड़ा कर दिया, ये तो चलो पहला अक्षर था, बड़ा कर दिया, फिर बीच में छोटा कर दिया, और फिर उसने बड़ा कर दिया, मतलब अपनी मर्जी से छोटे बड़े अक्षर लिख देती है। वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, यानी कि वो कहीं पर कर्सिव राइटिंग लिख देती है और कहीं पर फ्री राइटिंग लिख देती है। कौन सा विकलांगता है, कौन सी विकलांगता है, सबसे पहली बात तो किससे रिलेटेड है, लिखने से रिलेटेड है। तो डिसकैलकुलिया में तो क्या होता है, मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिस्टोपिया में क्या होता है कि वो कल्पना नहीं कर पाता, वो कल्पनाएं नहीं कर पाता। डिस्फेजिया में क्या होता है, उसको बोलने से रिलेटेड समस्या होती है, भाषाघात होता है, उसको भाषाघात होता है। तो क्या बचा हमारे पास, डिस्ग्राफिया। ग्राफ देखो, ग्राफ का मतलब क्या होता है, तुमने मैथ में इस तरीके से ग्राफ देखे होंगे। ग्राफ का मतलब होता है कि किसी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, लिख कर ही करेंगे या ग्राफ बनाकर करेंगे। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो कि ग्राफ उसका बिगड़ गया। अब ग्राफ बिगड़ गया तो मतलब क्या लग गया, डिस लग गया, और ग्राफ बिगड़ना मतलब वो क्या नहीं कर पाती, वर्तनी लेखन नहीं कर पाती। रानी को ये समस्या है, तो इसको कौन सी समस्या है, उसको समस्या डिस्ग्राफिया। डिस्फेजिया, फेज का मतलब होता है बोलना, और उसके अंदर बिगड़ गया तो इसका मतलब बोलने से रिलेटेड उसको कोई समस्या है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में क्या करते हैं, मैथ की कैलकुलेशन करते हैं, इसका मतलब मैथ से रिलेटेड दिक्कत है। और डिस्टोपिया में क्या होता है, वो कल्पनाएं नहीं कर पाते हैं कर पाती है। अब आता है ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। देखो दो टाइप से बातें करते हैं, एक ट्राइसोमी 21 है, और इसके मतलब ये जो हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर कुछ विकृतियां पाई जाती हैं। अब क्रोमोसोम कितने पढ़ते हैं हम, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्रोमोसोम्स पूछा जाए तो कितने होते हैं, 46, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाए, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो कितने होते हैं, इसके पेयर बनाओगे तो कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। देखो एक ही क्वेश्चन को दो लैंग्वेज में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, अब पूछा जाए पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो पेयर बनाओगे तो इसके कितने हो गए, 23। ये जो है ट्राइसोमी 21, इसके अंदर क्या होता है, दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम्स, पूरा ही बता देते हो, एक तो क्या होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। जो हमारा ट्राइसोमी 21 है, अब हर क्रोमोसोम पेयर के अंदर क्या होंगे, दो दो होंगे, ठीक है। तो ये जो 21वां जो पेयर बना था, 21वां पेयर था, इसके अंदर कितने गुण पाए जाएंगे, दो दो, मतलब जैसे XX या XY पाए जाएंगे।
और इसके अंदर एक मतलब 21वें के अंदर एक एक्स्ट्रा गुण आ जाना, यानी कि मान लो दो थे एक्स और उसकी जगह एक और तीसरा आ जाना, तो देखो टोटल तो थे 46 और पेयर थे 23। जो 21वां जोड़ा था उसके अंदर डिसऑर्डर आ गया और 21वें जोड़े में दो पेयर बनते, मतलब दो गुण होते उसके अंदर, और दो की जगह वहां पर 3 हो जाए, तो 46 की जगह पर कितना हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा और वो कितने बन जाएंगे 47। और इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। मतलब इसी के ट्राइसोमी 21 का मतलब ही क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। दो टाइप के सिंड्रोम होते हैं, एक टर्नर सिंड्रोम और एक डाउन सिंड्रोम। देखो एक तो क्या होता है डाउन और एक क्या होता है टर्नर। अब डाउन के अंदर तो क्या हो जाता है, मान लो होते तो नॉर्मली तो कितने होते हैं 46 और एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और वो एक्स्ट्रा पेयर किस में ऐड हुआ, वो 21 वाले पेयर के अंदर ऐड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बन गए 47। और वैसे नॉर्मली कितने होते हैं 46 और एक कम हो जाना मतलब 45। अब ये मोस्टली किस में पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम, उन महिलाओं में पाया जाता है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की उनमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, उनके पेयर सही तरीके से नहीं बन पाएंगे, कहीं ना कहीं एक पेयर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो जहां पर टर्नर होगा वहां पर तो क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, और डाउन होगा वहां पर एक क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ये डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे कि छोटी गर्दन का बच्चा पैदा होगा, छोटा सा सिर होगा, फिर गर्दन ना के बराबर ही होगी, आंखें उसकी ऐसे बादाम की तरह फैली होंगी, बच्चे के लक्षण देखकर ही पता चल जाता है। मोस्टली 30 ईयर से कम वाली जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसमें मान लो, उसमें कहा जाता है कि 800 में से किसी एक बच्चे में ये दिक्कत पाई जाती है। लेकिन 35 से ऊपर वाली जो महिलाएं होंगी उसमें कहा जाता है कि 350 में से एक दिक्कत, यानी कि जैसे जैसे लेडी की एज बढ़ती है और उसके बाद वो कंसीव करती है, प्रेगनेंसी होती है उसकी, तो वहां पर बच्चों में मान लो 30 से कम वाली जो महिलाएं थी, 30 ईयर से कम वाली, तो 800 में से किसी एक को ये दिक्कत आएगी, एक बच्चे में आएगी। 35 ईयर तक अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है, उसके बाद होता है, तो उसमें 350 में से किसी एक बच्चे में दिक्कत आएगी। और अगर 40 को भी क्रॉस कर जाती है तो कहते हैं कि 100 में से, यानी कि रेशो कैसे होता जा रहा है, पहले तो 800 बच्चों में से किसी एक को दिक्कत थी, फिर 350 में से एक को, और अब हो सकता है कि 100 में से किसी एक को दिक्कत हो। ये वाली कौन सी, डाउन सिंड्रोम वाली। ठीक है, और ऐसे ये जो होता है टर्नर सिंड्रोम, इसमें तो प्रेग्नेंट कंसीव कर ही नहीं पाती है, उसके अंदर एक गुणसूत्र की कमी होती है, एक क्रोमोसोम्स की कमी होती है, और वो टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 45, पेयर ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये दो दिक्कत होती है, एक ट्राइसोमी 21 उसको तो क्या कहा जाता है डाउन सिंड्रोम, और एक और होता है जिसके अंदर क्या होते हैं क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, उसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा। वैसे तो ये बायो का क्वेश्चन था, पर कई बार वही बात है, इसमें पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन शायद छूट गया। ठीक है, कौन सी विकृति, अब विकृति कौन सी है, मतलब कौन सी डिसेबिलिटीज है, अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। अब देखो अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है, तो आपको मैंने कौन कौन सी बताई थी, मोटी मोटी जो बात करें, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, इस टाइप की बताई थी। ठीक है, ये अक्षमताएं होती हैं। डिसलेक्सिया तो क्या था, पठन संबंधित था, ये मैथ से संबंधित थी, ये भाषण से संबंधित थी, ये लिखने से लिखाई से वर्तने से संबंधित थी। तो ऐसे कौन सी लिखी गई है, इसके अंदर ऐसे लिखी गई है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में ये पार्ट बन जाते हैं लेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। ठीक है, ऐसे अफेजिया, डिस्फेजिया में अफेजिया बन जाता है, एप्रेक्सिया बन जाता है, और डिस्ग्राफिया में, मतलब डिस्ग्राफिया में तो क्या होगा, वर्तनी से संबंधित होगी। अब और बाकी जो बच गए उनको भी देख लेते हैं। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म क्या होता है, ये भी प्रेगनेंसी के टाइम होता है, जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाती है। थायराइड हार्मोन में गड़बड़ी होने के कारण हो सकता है ये क्रेटिनिज्म की समस्या माँ में भी आ जाए, और हो सकता है कि बच्चे में भी आ जाए। लेकिन किसके अनबैलेंस के कारण आती है ये, थायराइड हार्मोन के कारण आती है। ठीक है, ADHD क्या होती है, अवधान संबंधी समस्या होती है। अवधान, बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है, इसको क्या बोला जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फुल फॉर्म लिख लो, पूछी हुई है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म को और क्या बोला जाता है, संलीनता बोला जाता है।
क्या बोला जाता है उसको, संवलीनता। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर स्टार्टिंग के 2 इयर्स में ये लक्षण दिख जाते हैं। हो सकता है कि उसको उसके अंदर बातचीत करने की समस्या हो, वो अलग थलग रहना पसंद करता है, उसके अंदर सामाजिकता का अभाव हो, संप्रेषण का अभाव हो, या उसके अंदर होता है कि पलटे हुए टाइप का होता है, मतलब कई टाइप की ऑटिज्म होती है, ठीक है। और इसके लिए कौन से वो किए जाते हैं, कौन से स्कूलों के अंदर क्या चलाए जाते हैं, दो टाइप के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एक प्रोग्राम का नाम है PECS और दूसरे का नाम है TEACCH, ठीक है। किसी और टॉपिक में इसकी फुल फॉर्म करवाऊंगी। 2 टाइप के प्रोग्राम है, एक तो क्या होता है PECS और दूसरा क्या होता है TEACH। ये प्रोग्राम किसके लिए चलाए जाते हैं, ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये 2 प्रोग्राम, 2 कार्यक्रम स्कूलों में चलाए जाते हैं। उनको सब बच्चों के साथ मिक्स करके पढ़ाने के लिए, या उनको भी उनके अंदर ये ऑटिज्म वाली ऐसी समस्या होती है, टाइम के साथ ये ठीक हो सकती है, जबकि ये जो समस्याएं होती है ना ये ठीक नहीं हो सकती। रवि हो गया, ये जो समस्याएं होती है ठीक नहीं हो सकती, किसी हद तक हम इनको कम कर सकते हैं। जबकि ये हो गया ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, क्रेटिनिज्म हो गया, ये टाइम के साथ ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रवि की बुद्धि परीक्षण इंगित करती है कि वो औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आते हैं। पहली बात तो औसत का मतलब क्या होता है, 90 से लेकर 110 तक उसकी बुद्धि लगती है। किसी को नॉर्मल चाइल्ड बोला जाता है, मतलब इससे भी अधिक है, ठीक है। हालांकि पढ़ने में, वर्तनी में, सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम आते हैं। अब देखो पढ़ने से रिलेटेड है तो इसका मतलब कौन सी समस्या होगी, उसकी डिसलेक्सिया। वर्तनी से है तो डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम आते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों शब्द को पढ़कर 2 चीजें आ गई, एक तो हो गया डिसलेक्सिया और एक क्या हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है। उसके गणित की ग्रेड काफी अधिक है, इसका मतलब डिस्कैलकुलिया तो नहीं है, गणित में नंबर अच्छे आते हैं। रवि लेखन कौशल में भी अच्छा, अब लेखन में अच्छा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, डिस्ग्राफिया भी उसका ठीक ठाक, मतलब डिस्ग्राफिया भी उसका नहीं है, तो रवि को अधिक संभावना क्या है। अब डिस्कैलकुलिया होती तो मैथ में समस्या आती, मैथ में तो वो अच्छा बता रहे हैं। डिस्ग्राफिया होती तो मतलब लेखन से संबंधित आती, तो इसका मतलब ये वर्तनी वाली भी गलत हो गई। फिर क्या आ गया, पढ़ने से रिलेटेड है तो क्या आ गया, डिसलेक्सिया, यानी कि उसको कौन सी क्षमता है, उसको कौन सी डिसेबिलिटीज है, डिसलेक्सिया। और बोलने का तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं करा गया था, यानी कि यहाँ अच्छा बताया गया, यहाँ अच्छा बताया गया, इसका कोई जिक्र ही नहीं था। बात बची क्या, उसको पढ़ने से रिलेटेड समस्या है, तो इसका मतलब कौन सी होगी, डिसलेक्सिया। समावेशी शिक्षा, अब समावेशी शिक्षा क्या होती है, ऐसी शिक्षा जहां पर हर तरह के बच्चे को पढ़ाया जाए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी अमीर गरीब, हाँ मतलब हर तरह के बच्चे को एक ही छत के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाए, उसको क्या बोला जाता है, समावेशी शिक्षा। यानी कि किसी को अलग थलग नहीं करेंगे, सबको एक ही छत के नीचे एक जैसी ही शिक्षा देंगे। को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपेक्षित नहीं है। यानी कि देखो एक तरफ से तो हम बात करें कि समावेशी शिक्षा हो और फिर हम उसमें कुछ गड़बड़ी करने की सोचे, यानी अपेक्षित नहीं है, ये क्या, ये ढूंढना है हमने। पहली बात तो इसको गोला लगा लो। विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, समावेशी शिक्षा के लिए ऐसे शिक्षक उसके अंदर लेकर आएंगे जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जो भेदभाव की भावना ना रखते हो, जो अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिए गए हों वो शिक्षक, उनको पूरा ज्ञान हो, यानी कि अलग अलग एबिलिटीज वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा सकता। हो सकता है कि उनकी भाषा में डिफरेंस हो सकता है कि उनके व्यवहार में डिफरेंस हो सकता है उनकी आर्थिकता में डिफरेंस हो बच्चों को, लेकिन फिर भी एक ही छत के नीचे अगर वो शिक्षा दे पाएंगे, इसका मतलब वो शिक्षक क्या है, ट्रेंड है, यानी कि ये बात तो सही है। विद्यालयों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हो, यानी कि जो वहां की जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छी बनी हुई हो, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चे को थोड़ा सा कम दिखाई देता है तो उसको बेंचेस पर आगे बैठा लो, कम सुनाई देता है तो उसको आगे बैठा लो, यानी कि हर तरह की सुविधा हो, तो ये बात भी सही है। निशक्त बच्चे, यानी कि जहाँ कोई दिक्कतें हैं, को माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने की कहा जाए। यानी कि विशेष विद्यालय कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने आता है उसके पेरेंट्स को कह दे कि इसके अंदर तो ये दिक्कतें हैं इसलिए इस विद्यालय में इसका एडमिशन ना कराया जाए। हर बच्चे का एडमिशन होगा, एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ेंगे, अलग से उनकी क्लासेस भी नहीं होंगी। उसी शिक्षा को क्या कहा जाता है, समावेशी शिक्षा, यानी कि अलग थलग करने की तो बात ही नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको विशेष विद्यालय में भेजें। विशेष विद्यालय उनके तो होते हैं जो बिल्कुल ही अंधे होते हैं, बिल्कुल ही बहरे होते हैं, उनके लिए शायद विशेष स्पेशल टीचर लेकर आए जाते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं वो टीचर उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन अलग विद्यालय की बात नहीं की जाएगी, यानी कि यहाँ गड़बड़ी है। प्रशिक्षित, यानी कि ट्रेनिंग
परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति होगी, यानी कि टीचर क्या होंगे, ट्रेंड होंगे। तो ये बात भी क्या है, सही है। गलत कौन सा हो गया, सी वाला। नेक्स्ट देखो, एक बच्चा सा को वाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर के अंतर नहीं कर पाता, नहीं पहचान पाता, यानी कि उसको क्या दिक्कत है, यानी कि पढ़ने की दिक्कत है। सा को वाज पढ़ देता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर के साथ अंतर नहीं कर पाता। वह कौन से, किस चीज से पीड़ित है, तो वो किस चीज से पीड़ित है, वो पीड़ित है डिसलेक्सिया से। मैंने बताया था ना, बट को टब समझता है, पुट समझता है, पुट बोल देता है, ऐसी दिक्कतें किस में आती है, डिसलेक्सिया में आती है। शब्द जम्बलिंग विकार ऐसा कुछ विकार ही नहीं होता है। डिसमार्फिया और डिस्कसीमिया ऐसा कुछ कोई विकार नहीं पढ़ा हमने। विशेष रूप से अब बच्चे कौन से होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, सीखने की कठिनाइयों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित, यानी कि उनको मेंटल इलनेस भी हो सकती है। विशिष्ट क्षमताओं, शारीरिक और विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का। देखो, एक तो होता है कि समावेशी शिक्षा और एक होती है विशेष शिक्षा। अब इनको कौन सी शिक्षा की जरूरत है, उसी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उनको उनकी तरफ टीचर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। और उनके लिए क्या होते हैं, स्पेशल टीचर होते हैं, विशेष शिक्षा वाले, यानी कि उनको स्पेशलिस्ट होते हैं वो उस चीज में। मान लो कोई विकलांग बच्चा है, कोई बच्चा देख नहीं पाता, कम देख पाता है, या अवधान की कमी है उसके अंदर, तो उनके लिए क्या होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, विशेष शिक्षा दी जाती है। विशेष रूप से सीखने वाली कठिनाइयों, यानी कि वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देकर सिखाया जाता है। तो ऐसों के लिए कौन सी शिक्षा होती है, ऐसों के लिए क्या होती है, विशिष्ट शिक्षा होती है। नेक्स्ट देखो, एडीएचडी का अर्थ है, एडीएचडी का अर्थ क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट, फिर क्या बन गया, डी से तो डिसऑर्डर बन गया। एक और क्या, ये एच से क्या बन गया, हाइपर एक्टिविटी, और फिर क्या बन गया, डिसऑर्डर। यानी कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सा डिसऑर्डर है, अटेंशन का मतलब अवधान का। अटेंशन को क्या बोलते हैं, अवधान का। ये कमी पाई जाती है अवधान की। तो वाचिक कठिनाई, यानी कि तो बोल नहीं पाते हैं। श्रवण दुर्बलता, ये भी नहीं होगा। दृष्टिहीनता, देख नहीं पाते, यानी कि कौन से विकार है इनके अंदर। डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, विकार। ध्यान विकार या अवधान विकार। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि कौन सी दिक्कत है इनके अंदर, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी सवलीनता, पहली बात तो सवलीनता किसका शब्द है, इसको क्या बोला जाता है, ऑटिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटिज्म बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ऑटिज्म। कई तरह के बच्चों के अंदर ऑटिज्म पाया जाता है, यानी कि इस ऑटिज्म के भी फिर टाइप होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, यानी कि क्या नहीं कर पाते हैं, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, बात नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे। ठीक है, वार्तालाप नहीं करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसके अंदर एस्प्रेगर बोला जाता है, एस्प्रेगर। ठीक है, वो समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते, समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अलग अलग रहना चाहते हैं, अलग रहना, हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं पेटेवेलियन टाइप, जो बिल्कुल ही मतलब चुपचाप शांत, अलग से ही दिख जाते हैं। उनके व्यवहार को देखकर ही हम समझ पाते हैं कि इस बच्चे में क्या है, ऑटिज्म है। और स्टार्टिंग की 2 ईयर में इस ऑटिज्म को पहचाना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को स्टार्टिंग में ऑटिज्म है तो वो नॉर्मल चाइल्ड हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें उसकी तरफ फिर थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ बिहेवियर अच्छा करना पड़ेगा, उसको अपने समाज के साथ इंटीग्रेट करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर दे। और इन्हीं को, ये ऑटिज्म का ही दूसरा नाम क्या है, सवलीनता। ठीक है, तो इनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी सवलीनता युक्त बालक की शिक्षण की एक विधि है, शिक्षण, इसको कौन सी शिक्षण दी जाती है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, PECS। पहले आगे वाले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्रेल लिपि क्या होती है, जो अंधे या फिर कम दिखाई देने वालों के लिए एक लिपि होती है। उस लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने का ढंग। अब उनके कौन सी लिपि पढ़ाई जाती है, ब्रेल लिपि। वो कुछ अक्षर होते हैं कुछ, और वो पेज से थोड़े से उखड़े होते हैं, और बंदा ऐसे हाथ लगाकर उसको
पढ़ पाते हैं। टेलर फ्रेम किसके लिए किया जाता है? मैथ सिखाने के लिए किया जाता है। ये टेलर फ्रेम क्या होता है? ये बच्चों को मैथ सिखाने के लिए एक तरीके का फ्रेम बनाया जाता है। अब बात आती है PECS। अब PECS के साथ एक प्रोग्राम और भी है, एक प्रोग्राम और भी है, तो उसको भी हम, अच्छा ऐसा हो गया क्या, इसको इधर कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, एक तो कौन सा प्रोग्राम है? PECS, ठीक है। अब ये प्रोग्राम किसके लिए चलाया जाता है? ये प्रोग्राम चलाया जाता है संवलीनता वालों के लिए, ऑटिज्म के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पेज की पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि अब वो बच्चों को क्या दिक्कत होती है? उन बच्चों को संप्रेषण की दिक्कत होती है। ये लिखा था ना यहाँ पर, संप्रेषण की दिक्कत है, बातचीत नहीं कर पाते। तो उनको किस तरीके से समझाएंगे? उनको हम पिक्चर को एक्सचेंज करके, यानी कि ग्राफ या पिक्चर्स को या वीडियोस, मूवीज दिखाकर हम उनको कुछ समझाने की कोशिश करें। एक तो चलाया जाता है PECS कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम का नाम क्या होता है? TEACCH, ठीक है। कई जगह पर मैंने लिखा देखा है इसको TEACH, लेकिन एक आप इसको याद रखेंगे TEACH। अब TEACH का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर क्या होगा? एजुकेशन, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन। किसकी एजुकेशन देनी हमने? ऑटिज्म बच्चों को, ठीक है। ऑटिस्टिक हो गया। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन, ए से क्या बन गया? ऑटिस्टिक, ठीक है। एंड रिलेटेड, ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड, यानी कि इससे रिलेटेड और कोई भी बच्चे हो, ठीक है। सी से क्या बन गया? फिर सी से बन गया कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। बाकी तुम भी इसको एक बार चेक कर लेना। ये दोनों कार्यक्रम चलाए जाते हैं, एक PECS और एक TEACCH। इसका तो होता है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, और टीच का होता है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन फॉर ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। दो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संवलीनता, ये संवलीनता भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर संवलीनता भी लिखा हो सकता है, ऑटिज्म भी लिखा हो सकता है हिंदी और इंग्लिश में, और इसे यहाँ पर क्या लिखा हो सकता है? स्वकेंद्रित क्या होता है? समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना वो बातचीत करना चाहते, अकेलापन चाहते हैं। वो बच्चे कौन से होते हैं? ऑटिज्म टाइप के होते हैं। और जो हमारा RPWD एक्ट आया था ना, PWD एक्ट कब आया था? ये आया था 2016 में। ये एक एक्ट था, इसके अंदर ये जो RP यानी कि राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि जिनको डिसेबिलिटीज है उनके लिए अधिकार दिए गए थे। और अधिकार में क्या लिखा गया था? 6 से 18 वर्ष तक उनकी एजुकेशन क्या होगी? फ्री होगी, ठीक है। इनको, ये जो ऑटिज्म बच्चे थे, ये जो RPWD एक्ट था, इसके अंदर 21 तरह की डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया था, और ऑटिज्म को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ रहे हैं वो भी इंक्लूड थी किसमें, और ये ऑटिज्म वाले बच्चे भी उसके अंदर इंक्लूड थे। एसिड अटैक वाले भी इंक्लूड थे। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि पूछ लिया जाता है एसिड अटैक, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये बच्चे उस 21 जो वो थी, क्या थी, डिसेबिलिटीज थी, उसके अंदर इंक्लूड किए गए थे या नहीं किए गए थे? RPWD एक्ट में आते। दो एक्ट आए थे, एक एक्ट आया था PWD, वो कब आया था? 1995 में, और एक आया था RPWD, ये कब आया था? 2016 में। यहाँ पर कितनी डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया था? 7। और यहाँ पर कितनी डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया था? 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट देखो, डिस्फेजिया। फेज मतलब क्या बताया था? भाषण से संबंधित। अब भाषण से संबंधित क्या हो सकता है? भाषाई समस्या हो सकती है, ठीक है। डिस्फेजिया भाषाई समस्या। लेखन से संबंधित कौन सी होगी? लेखन से संबंधित क्या होगी? डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ये क्या है? लेखन वाली। डिस्ग्राफिया
गणना वाली डिसकैलकुलिया, पठन वाली डिसलेक्सिया और भाषाई संबंधित क्या होगी, डिस्फेजिया। नेक्स्ट देखो, श्रवण बाधितों के लिए यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता, कक्षा की इस व्यवस्था में कौन सा आकार सबसे ज्यादातर प्रभावशाली होगा? तो ऐसा आकार होना चाहिए, टीचर यहाँ बैठा है और बच्चे यहाँ बैठे, ठीक है, बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा कौन सा होगा, अर्धवर्ताकार। कौन सा होगा, अर्धवर्ताकार। वर्त कैसे बनता है, ऐसे, और क्लास कैसे बना देंगे, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर टीचर बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखो, संप्रेषण। संप्रेषण कौन सा था, ऑटिज्म, बातचीत करने की समस्या आ रही थी, ऑटिज्म, ठीक है, और ऑटिज्म हो गया, और उसके बाद इसको और क्या बोला जाता है, संवलीनता। संवलीनता, कौन कौन से 2 कार्यक्रम चलाए गए थे, PECS और TEACCH, दोनों की फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। ऑटिज्म और संवलीनता ये एक ही बात है। संप्रेषण, संप्रेषण संबंधी अक्षमता कौन सी है, संप्रेषण संबंधित यानी कि बातचीत। अब बातचीत किसमें नहीं कर पाता है वो, डिसकैलकुलिया में तो मैथ आता है, इसमें क्या आता है, वर्त नहीं आती है, इसमें मैथ आता है। और डिस्फेसिया, इसके अंदर क्या आता है, पढ़ना, इसके अंदर कौन सी समस्या आती है, पढ़ने से संबंधित, तो बोलने से संबंधित कौन सी होगी, डिस्फेसिया। यहाँ पर क्या आता है, मैथ, और यहाँ पर क्या आता है, लिखना, लिखाई, ठीक है, तो और यहाँ पर क्या आता है, बोलना। और संप्रेषण का मतलब क्या होता है, भाषा, मतलब बोलना, बोलकर, और ये दिक्कत किसमें पाई जाती है, ऑटिज्म वाले बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में शब्द खोजना, यानी कि मान लो बुक में ऐसे कह दिया कि ये शब्द ढूंढ कर बताओ, बच्चे को वो सारे अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं, वो पढ़ ही नहीं पाता, मतलब वो उस अक्षर को ढूंढ नहीं पाता। छोटे बच्चे क्लासेस में तुमने देखा होगा कि ऐसे देखते हैं, मतलब बुक को खोलकर ऐसे कहते हैं ये बता कहाँ लिखा हुआ है, और कुछ टाइम होता है 10 तक गिनूंगा, इतना फटाफट बताइए कहाँ लिखा हुआ, या दीवारों पर चलते चलते, बस में चलते चलते ऐसे बच्चे कहते हैं कि ये बता कहाँ लिखा हुआ है। मतलब आसपास कोई शब्दों को ढूंढने का, बच्चे गेम खेलते हैं, और ये शब्द खोजने में जो समस्या आती है, क्षमता होती है, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्नोमिया। उसको क्या कहा जाता है, चाहे डिक्शनरी में शब्द ढूंढवा लो, चाहे बुक में ढूंढवा लो, चाहे आसपास की दीवारों पर लिखा हुआ ढूंढवा लो, ऐसी समस्या हो जिस बच्चे में, उसको क्या कहा जाता है, डिस्नोमिया। डिसलेक्सिया क्या बताया था, पढ़ने से संबंधित। डिसकैलकुलिया क्या बताया था, मैथ से संबंधित। और डिस्टोपिया क्या बताया था, कल्पना, बच्चा कल्पना नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या बन गया, शब्द ढूंढना, शब्द ढूंढना। रिपीट करवा रही हूं, अब तो याद हो जाना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट देखो, समावेशन का तात्पर्य। समावेशन का मतलब क्या होता है, हर तरह का बच्चा एक ही जगह पर बैठकर पढ़ेगा। एक विशेष आवश्यकता वाले बालकों को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। अब कितने देर तक शिक्षित करेंगे, कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए। समावेशन का मतलब ये है कि कुछ अलग थलग नहीं करना, इंटीग्रेट करके एक ही जगह पर पढ़ाना है, यानी कि मैक्सिमम टाइम तक उनको एक ही जगह पर शिक्षा देनी है। और HTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूरे समय के लिए विद्यालयों में सामाजिक गतिविधियों, इसका आंसर माना गया था अधिकांश समय के लिए बच्चों को एक ही जगह पर शिक्षित करना। नेक्स्ट आता है सेनेलिन चार्ट। अब सेनेलिन चार्ट कहां पर देखा है तुमने, सेनेलिन चार्ट, ठीक है, या तुमने देखा होगा सेनेलिन टेस्ट। सेनेलिन टेस्ट जो हम आई टेस्ट करवाने जाते हैं, आंखों का जो टेस्ट करवाने जाते हैं, वो टेस्ट का नाम क्या होता है, सेनेलिन टेस्ट। और वो जो चार्ट पढ़वाया जाता है, वो चार्ट कौन सा होता है, सेनेलिन चार्ट होता है। अब उसके अंदर जो सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, ऐसे एक चार्ट बना होता है, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर लिखे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, मतलब इससे भी छोटे लिखे होते हैं। जो इस लाइन को पढ़ पाता है, सबसे लास्ट वाली लाइन को पढ़ पाता है, इसका मतलब उसकी आंखें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, 6/6 उसकी आंखें, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं मतलब उसकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट है। अब कई कई जगह पर लिखा होता है 6/60। 6/60 का मतलब होता है कि 60 मीटर से एक बंदा जिसको पढ़ पाता है और जिसको आंखों में दिक्कत है, वही बंदा उसको 6 मीटर की दूरी से पढ़ पाएगा। तो उसकी आंखें कितनी है, 6/60। और एक होता है 20/200, और ये इसका मतलब होता है फिट, यानी कि नॉर्मल जो बंदा जिसकी आंखें करेक्ट हैं, ठीक हैं, वो 200 फीट से पढ़ पाता है, और जिसकी आंखों में दिक्कत है वो उसको 20 फीट से पढ़ पाए, उससे ज्यादा दूरी से उसको ना पढ़ पाए, तो उसको मतलब क्या है, उसकी आंखें कैसी हैं, 20/200। अब यहाँ पर तो कुछ और ही पूछा हुआ है। सेनेलिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, आई टेस्ट। आई टेस्ट कौन सा होता है, दृष्टि बाधिता से,
ठीक है, इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। ये अधिगम क्षमता क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी, जो डिसलेक्सिया डिस वाली जो चीजें पढ़ते हो। श्रवण बाधिता, अब इनको भी आरपीडब्ल्यूडी में लिया गया है, इसको भी आरपीडब्ल्यूडी में लिया गया है, और इसको भी आरपीडब्ल्यूडी में लिया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी में ये नहीं था, ठीक है। और शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे कौन से होते हैं? विकलांग चाइल्ड होते हैं। तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखो, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष। अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी कि आरपीडब्ल्यूडी, देखो अधिकार लिख दिया ना, तो आर का मतलब होता है राइट, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार, ठीक है। तो हमारे पास दो एक्ट आए थे, एक तो एक्ट आया था 1995 का, और दूसरा एक्ट आया था 2016 का। ये लागू हुआ था 96 से, ये लागू हुआ था 17 से। इसको तो क्या बोलते हैं? पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? आरपीडब्ल्यूडी बोलते हैं। लाइट गई है या आई है? ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर तो कौन सी डिसेबिलिटीज ली गई थी? 7, और आरपीडब्ल्यूडी में कौन सी ली गई थी? 21। ये जो ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, एसिड अटैक है, हीमोथीलिया है, ये इस टाइप की जो डिजीज इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। ये वाली जो है हमारी मतलब अंधता हो गई, श्रवण दिक्कतें हो गई, ये सब किस में आती थी? पीडब्ल्यूडी में आती थी। तो ये कब था? अधिगम वर्ष यानी कि अधिकार वाला कब लागू किया गया था? 2016 में। ऑप्शन में ये भी दे रखा था, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके सामने क्या आता है? पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और ये क्या है? राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। निम्न में से कौन सवलीनता? सवलीनता क्या बताया था? ऑटिज्म के लक्षण है। ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, समाज के साथ इंक्लूड नहीं होगा बच्चा, अकेला रहना पसंद करेगा, अकेले में बैठकर रहना, खेलना पसंद करेगा। कमजोर संप्रेषण यानी कि बातचीत नहीं करेगा, वो किसी के साथ मिलकर बातचीत नहीं करेगा। या होता है रूढ़िबद्धता। रूढ़िबद्धता का मतलब क्या होता है? परंपरागत विधियां अपनाने की कोशिश करेगा। तो ये सारे के सारे लक्षण किसके होते हैं? ऑटिज्म के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। अक्षम का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर क्या हो गई? डिसेबिलिटीज। क्या हो गई? डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब डिसेबिलिटीज कैसी हो सकती है? देखने को लेकर हो सकती हैं, पढ़ने को लेकर हो सकती हैं, है ना। उनको कोई आरबीसी की डिसेबिलिटीज हो सकती है। तो कौन सा एक्ट था ऐसा? कौन सा एक्ट था? ये तो कोई एक्ट ही नहीं थे, दो ही एक्ट बताए थे मैंने। एक तो क्या बताया था? 1995 का, और एक बताया था 2016 का। 2016 ये तो क्या है? पीडब्ल्यूडी है, और ये क्या है? आरपीडब्ल्यूडी। इसमें 7 डिसेबिलिटीज की बात की गई है, इसमें 21 की बात की गई है। और ये क्यों बात की गई है? ये डिसेबिलिटीज हो, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। और फ्री एजुकेशन वैसे तो नॉर्मली कहाँ से कहाँ तक दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, लेकिन इनको कहाँ तक दी जाएगी? 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। रिजर्वेशन का हिसाब भी 3% से 4% इनका बढ़ा दिया गया। तो पीडब्ल्यूडी अधिनियम की बात की गई है। अधिनियम मतलब एक्ट की बात की गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज फुल फॉर्म है इसकी। विकृत लिखावट, अब लिखने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, तो मैंने क्या कहा था? ग्राफ बनाने में दिक्कत है, यानी कि क्या हो सकती है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ठीक है। संबंधित लिखने की योग्यता की कमी का एक लक्षण है, तो क्या आ गया? डिस्ग्राफिया, ठीक है, ये वाला आ गया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि वो चित्रांकन की चित्र भी नहीं बना पाता, लिखाई के साथ चित्रांकन में कोई दिक्कत हो। डिसलेक्सिया पठन संबंधित, और ये मैथ से संबंधित। आंसर क्या आएगा? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन से अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की एक विशेषता है? विशेषता क्या है? 50 से नीचे बुद्धि लब्धि यानी कि अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज वालों की है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों को पलट कर जानने में कठिनाई, यही है, यानी कि वो पढ़ नहीं पाते या शब्दों को पलट कर जानने में उनको कठिनाई होती है। तो ये क्या आती है? पढ़ने से, यानी कि डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया किस में आती है? डिसलेक्सिया आती है लर्निंग डिसेबिलिटीज में। तो क्या हो गया? अधिगम अक्षमता। अन्य बच्चों का धमकाना, आक्रामक कार्य नहीं, ये बच्चे खतरनाक होते हैं, दबदबा बनाकर रखते हैं। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया नहीं, ये भी नहीं। तो यानी कि हम क्या बताएंगे? लर्निंग डिसेबिलिटीज में क्या आती है? पढ़ना और शब्दों को पलटकर जानने में जिसको कठिनाई होती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की वैधानिक रूप से दृष्टि बाधित,
यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, यानी कि देखो डिसेबल ये जो होती है ना हमारी आंखों की जो दिक्कतें होती हैं उसमें कई बार बच्चे को ये हमें यही पता होता है एक उत्तल लेंस यूज करते हैं, एक अवतल यूज करते हैं, एक में दूर का नहीं दिखाई देता और एक में पास का दिखाई नहीं देता। जो बूढ़े आदमी होते हैं ऐसे करके अखबार पढ़ते हैं, इसका मतलब उनको क्या है, उनको पास का दिखाई नहीं देता। और क्लास में जो बच्चे बैठकर पीछे लास्ट बेंच से बोर्ड नहीं देख पाते, इसका मतलब उनको दूर का दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारे चश्मा के अंदर एंगल भी देखा जाता है, ठीक है। अब वो एंगल की बात कर रहा है, वो एंगल कितने का है, 20 डिग्री का है। तो उसकी विजुअल एक्यूडिटी क्या है, इसका मतलब उसको मैंने क्या बताया था, एक तो तुम्हें बताया था 6/6, एक मैंने बताया था 6/60 और एक मैंने क्या बताया था 200/200। तो 6/60 वाला तो क्या था, करेक्ट था। इसको कुछ ना कुछ दिक्कत थी और इसको भी कुछ ना कुछ दिक्कत थी। अब देखो अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख 6/6 से कम होना। अब यहाँ पर तो डिग्री है, तो डिग्री की बात करिए तो नहीं हो सकता। और क्या दिया 6/60, यानी कि नॉर्मल पर्सन 60 मीटर से देख पाता है, तो जिसको ये दिक्कत है 20 डिग्री वाली वो 6 मीटर की दूरी से उसको ठीक देख पाएगा। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख कितने का होगा, 6/60 के साथ होगी। नेक्स्ट देखो, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बच्चा, यानी कि समाज के नियम नहीं मानता, उसके कानून नहीं मानता, इसका मतलब वो बच्चा क्या है, बाल अपराधी बच्चा। और बाल अपराध सुधार गृह जो बनाए गए उस बच्चे को वहां ले जाकर उसको एजुकेशन देनी चाहिए। तो वो पिछड़ा बालक तो नहीं हो सकता, जड़ बुद्धि भी नहीं हो सकता, मंद बुद्धि भी नहीं हो सकता। इसका मतलब वो कैसा बच्चा है, समाज के कायदे कानून नियम नहीं मानता, तो वो बाल अपराधी बच्चा है। ब्लूमिया, अभी इसको समझ लो भाई, 3 टाइप की दिक्कतें होती है। देखो एक तो होती है बुलिमिया नर्वोसा, 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन पर, नर्वोसा, ठीक है। और एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये मोस्टली टीनेज वाले बच्चों को होती है, ठीक है। और एक होता है बिंगी आहार। ये समस्या कौन से बच्चों को होती है, जो टीनेज में होते हैं, ठीक है। टीनेज का मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट में टीन लग जाए, यानी कि किशोरावस्था में। ये दिक्कतें कहाँ पाई जाती हैं, किशोरावस्था में ये समस्याएं पाई जाती हैं। ब्लूमिया का मतलब तो क्या होता है, अच्छा खासा बच्चा सही होता है, मतलब नॉर्मल होता है, उसका वेट भी नॉर्मल होता है, वो दिखने में भी ठीक होता है, कहीं से वो हेल्थ मतलब मोटा नहीं दिखता, ठीक है, फैटी नहीं दिखता। लेकिन उसको ये रहता है कि कहीं ना कहीं मैं मोटी दिख रही हूँ, मोस्टली तो लड़कियों में पाई जाती है, कहीं ना कहीं मैं मोटी दिख रही हूँ, है मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ। तो वो क्या करती है, जानबूझकर खाना खाना बंद कर देती हैं, अपनी डाइट के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेती हैं कि बाद में उनको फिर दिक्कतें आती हैं, उनकी मांसपेशियाँ वीक हो जाती हैं, ठीक है, उनका मस्कुलर सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लेकिन वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, स्लिम दिखाने के लिए खाना खाना छोड़ देती है, ठीक है। वो तो क्या होते हैं, ब्लूमिया नर्वोसा। एक होता है कि पहले तो खा लेते हैं और फिर वॉमिट कर देते हैं, या साथ साथ में खाते तो हैं फिर साथ साथ में ऐसी मेडिसिन लेती हैं कि वो स्लिम दिखे, फिट दिखे, उनको वो फैटी ना दिखे। तो मतलब खा तो रही है और साथ में दवाइयों का सेवन कर रही है, या वॉमिट करके उसको खाने को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। उनके अंदर क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। और एक होता है बिंगी आहार का मतलब तुमने, ये मोस्टली लड़कों में पाया जाता है, खाते रहते हैं, उनको ना ये पता तुम रात को खा रहे हो, तुम कम खा रहे हो, तुम्हें भूख लगी है, मतलब उनको सिर्फ खाने से मतलब होता है, उनको भूख से कोई मतलब नहीं होता। वो हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, अभी खाना खाया, सामने कुछ और ला दिया, वो खा लिया, मतलब उनका भूख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे तुमने बच्चे देखे भी होंगे जो दिन भर खाते रहते हैं, वो उनको कौन सी दिक्कत होती है, बिंगी आहार दिक्कत होती है। समझ आ गया। ब्लूमिया में तो कहते हैं क्या होता है, खाती ही नहीं है। एनोरेक्सिया में क्या होता है, खाती हैं फिर वॉमिट कर देती हैं। और बिंगी आहार में क्या होता है, बिंगी आहार में होता है कि बिना टाइम टेबल के खाते रहना। तो ये कौन सी दिक्कतें होती है, भोजन ग्रहण विकृतियां होती हैं। ये कौन सी दिक्कतें होती हैं, इसको डिसेबिलिटीज में काउंट नहीं करेंगे भाई, ये क्वेश्चन वैसे यहाँ पर उठकर आया हुआ था, किसी पेपर में पूछा हुआ था इसलिए ले आई, बट ये मुझे टॉपिक समझाना था, इसलिए उठा लाई। पर ये कौन सी समस्या होती है, भोजन ग्रहण। ये कौन सी थी, डिस्कैलकुलिया। ये क्या थी, ADHD। और ये कौन सी थी, डिसलेक्सिया। ये कौन सी थी, डिसलेक्सिया। इतने क्वेश्चन करवाने के बाद अब तो समझ आ जाना चाहिए। फे और वे, मैं और न अक्षरों में ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता। अब ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता, इसका मतलब क्लास में ध्यान ही नहीं दिया, तो इसका मतलब कौन सी दिक्कत है, उसको अवधान केंद्र की दिक्कत है। यानी कि फे और वे साफ ही दिख रहा है, फे वे,
मैं और न के अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना, इसका मतलब अवधान की समस्या। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 को डे लिखता है के मध्य अंतर नहीं कर पाता। अब अंतर नहीं कर पाता तो इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर दृष्टि दोष है, मानसिक दोष है, मानसिक क्षय है और सीखने में क्षमता, यानी कि ये कौन सी क्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। और लर्निंग डिसेबिलिटीज को क्या कहा जाता है, सीखने में अक्षमता, ये लिखा ही हुआ था, या अधिगम में, अधिगम क्या होता है, लर्निंग, अधिगम अक्षमता। ठीक है, वो क्या नहीं कर पाता। अब ये वाली कौन सी है, मान लो इसको 16 को 61 लिखता है तो इसका मतलब क्या हो गया, डिसग्राफिया। और अगर इसको पढ़ता तो ऐसे क्या हो जाता है, डिसलेक्सिया। और 61 लिखवाया गया है और लिख दिया ऐसे, इसका मतलब वो दाएं बाएं का ज्ञान भी नहीं है, तो इसका मतलब उसको क्या हो सकती है, डिसकैलकुलिया भी हो सकती है, कैलकुलिया भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर लिखता है कि लिखने में है, तो लिखने में तो क्या है, तो इसका मतलब क्या है, डिसग्राफिया है। लेकिन ये सारे ही पार्ट किसके आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज के आते हैं, अधिगम अक्षमता के आते हैं, सीखने में समस्या के आते हैं। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि किसको पढ़ाई जाती है, जो अंधे होते हैं। और अंधे कौन से होते हैं, दृष्टि बाधित या जिनको कम दिखाई देता है। एक तो होता है ब्लाइंडनेस और एक होता है लो विजन, और दोनों को ही किस में लिया गया है, PWD एक्ट 1995 में भी लिया गया है और 2016 RPWD एक्ट में भी लिया गया है, दृष्टि बाधित या फिर लो विजन वाले चाइल्ड्स को। नेक्स्ट देखो, ये आ गया TEACH। क्या बताया था मैंने, ट्रीटमेंट फॉर एजुकेशन, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन। ए से क्या बनता है, फॉर ऑटिस्टिक एंड, और क्या हो सकता है, ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। और इसके साथ ही एक क्या बताया था, PECS, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर एक्सचेंज को, ये दो, एक तो ये कार्यक्रम और एक ये कार्यक्रम किसके लिए चलाया जाता है, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट, निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। निःशक्त बच्चों, कैसे भी बच्चे हों, उनको मुख्य धारा में डालकर या उनको समावेशित शिक्षा के द्वारा, यानी कि निःशक्त बच्चे, हम क्या कहते हैं कि बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, विद्यालयों को अलग थलग नहीं करना है, सब तरह के बच्चे एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ेंगे, तो वो कौन सी शिक्षा होती है, समावेशित शिक्षा। निःशक्त बच्चों को भी कहाँ पढ़ाया जाएगा, समावेशी शिक्षा में पढ़ाया जाएगा। क्लास को यहीं खत्म करते हैं, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है, तो अभी क्लास को रोकना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ना स्टार्ट कर दो, हल्की हल्की ठंड हो गई है, बीमार मत हो जाना, स्वेटर रजाई कंबल अपना निकाल लो, जो हॉस्टल और पीजी में जो बच्चे रह रहे हैं, और सॉक्स और शूज को भी उठा लो साथ में, और साथ में क्या उठा लो, गरम गरम चाय के साथ बुक्स को उठा लो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।